कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि 70 साल में जो हमने अचीव किया था वो हम ज़ाय कर देंगे। सबसे पहली बात ये है कि हमारा देश एक संवैधानिक देश है और हमारा संविधान जो है उसने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन बनाया है इस देश को। ये किसी एक धर्म, किसी एक कल्चर पर चलने वाला देश नहीं है। ये सब धर्मों को, सब कल्चर को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन जो लोग इस वक्त में रूल कर रहे हैं उन्होंने इस संविधान को एक तरफ रख दिया है। जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, ये तकरीबन हाईजैक हो गए। देखिए, पार्लियामेंट में जब कोई कानून हमारे देश में आता है, 545 मेंबर है लोकसभा के, तो वहाँ डिबेट होता है। कोई पॉलिसी बनती है तो उस पर बहुत लंबे अरसे तक डिबेट होता है। जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद वो पॉलिसी बनाई जाती है। आप पिछले 8 साल में देखिए कितने कानून बने हैं, कोई डिबेट नहीं हुआ। सुबह पेश किया, 2 घंटे के अंदर पारित हो गया लोकसभा से। चाहे वो जो फॉर्म लॉज हुए थे चीन, जिनको वापस लेना पड़ा उनको, या सीए का कानून हो, या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो, ये कानून पेश होते हैं पार्लियामेंट में बगैर किसी डिबेट के। मेजॉरिटी आपके पास में, आप मंजूर कर लेते हैं। ना सिलेक्ट कमेटी को जाता है, ना स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, ना उस पर कोई सैर हासिल गुफ्तगू होती है। उसके बाद हम समझ रहे थे कि राज्यसभा में इनके पास नंबर नहीं है तो वहाँ इनको दिक्कत आएगी, लेकिन राज्यसभा में आप मैनेज कर लेते हैं रीजनल पार्टीज़ को। तो एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो बुनियादी स्ट्रक्चर था कि आप ये हमने डेमोक्रेसी में ये बात कही थी कि हम जनता अपने नुमाइंदों को पेश करती है, वो पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे, हमसे पूछेंगे और उसके बाद कोई चीज़ बनाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, यूजीसी, ईडी, सीबीआई, ये एजेंसीज हैं ये, और हमने इनको ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर दिया था। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा उसके अंदर में। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये भी अपनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी खो चुके हैं। गवर्नमेंट के इशारे पे सब काम होते हैं, गवर्नमेंट अपने लोगों को लाके बिठाती है। तो ये सबसे बड़ा लॉस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स है। सर, देश की अगर डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे तो अगर हाल ही में 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी को यानी क्या कहते हैं उसको, अक़लियतों को जिस तरीके से छेड़ा जा रहा है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन उसको बदलने की बात हो रही है, चाहे आप हिजाब का मामला लो, या फिर गोकशी का मामला लो, या फिर मॉब लिंचिंग का मामला लो, या फिर अज़ां का मामला लो। अब एक नया मामले आजकल उभर के आ रहे हैं, वो मस्जिदों का मामला। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, तो कुछ मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं इस कोर्ट के मसले को अनप्रोविजनल एक्ट के तहत, यानी प्रोविजन के तहत ये फैसला नहीं हुआ। तो आप किस नज़रिए से देखेंगे इस फैसले? देखिए, दूसरा बड़ा इशू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ तो वो यही है कि आप पावर रिटेन करने के लिए और इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है देश का, लेकिन आप चाहते हैं कि पब्लिक इसके खिलाफ खड़े ना हो, तो आप हेट कैंपेन चलाते हैं। एक कम्युनिटी को आप विलेन बना के पेश करते हैं देश के अंदर। जहाँ एक तरह उससे वोटों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ समाज के अंदर दरारें पैदा कर रहे हैं, नफ़रत परवान चढ़ा रहे हैं। लोग जीनोसाइड की धमकी देते हैं, रेप की धमकी देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार खामोश बैठे रहती है। ये जो आप बात कर रहे हैं अभी ज्ञानवापी मस्जिद की, हम ये समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद के बाद अब तमाम इतने क्लेम्स के ऊपर में सील लग जाएगी, कोई नया मुद्दा खड़ा नहीं होगा। 1991 का एक एक्ट है, रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट के नाम से। वो एक्ट यूनानिमसली पास हुआ था पार्लियामेंट से, लेकिन उस एक्ट को सामने, उस एक्ट की धज्जियाँ उखाड़ रही है। लोकल अदालतें अब नए नए क्लेम्स को इंटरटेन कर रही हैं।
जबकि अदालत का काम ये होता है कि कोई कानून मौजूद है देश के सामने तो वो इस तरह के क्लेम को एंटरटेन नहीं करती है। लेकिन और आपके इल्म में ये बात होगी कि 2019 में बाबरी मस्जिद पर जब फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें ये बात कही थी कि ये जो कानून है 1991 का एक्ट, ये देश के संविधान की स्पिरिट है, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए वायलेशन हो रहा है। एक ज्ञानवापी का इशू नहीं हुआ खड़ा, मथुरा का इशू भी दोबारा खड़ा हो गया है। हालांकि मथुरा के इशूज़ पर लोकल जो आबादी है हिंदू मुसलमानों की, वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच चुके थे, लेकिन जामा मस्जिद दिल्ली का मसला खड़ा हुआ, सिंगापट्टनम का मसला खड़ा हुआ, उज्जैन में खड़ा हुआ मसला। और फिर आप देखिए शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसमें क्या नारे लग रहे हैं, गालियाँ हो रही। क्या अगर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, एक रिलीजियस फंक्शन है, तो वो उसका काम ये है कि उसमें गुंडे बदमाश लोग जमा हो जाएं, धमकियाँ दे, पत्थरबाजी शुरू करें, और जो लोग अपने दिफा के लिए मैदान में आते हैं उनके घरों को बुलडोज कर दिया जा रहा है। तो रूल ऑफ लॉ भी ख़त्म हो रहा है, यानी सिर्फ डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं हो रही है, रूल ऑफ लॉ भी ख़त्म हो रहा है। जो हमारे देश की विशेषता थी कि अगर आपके साथ कोई गलती हो, कोई हो, तो आप कानून का सहारा लेते हैं, कानून आपके हाथ से निकल गया। तो ये दूसरा बहुत बड़ा हमारा नुकसान है। और तीसरा बड़ा नुकसान यही है कि हमारा देश एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, और ये देश उसी वक्त आगे बढ़ सकता है जब तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर सद्भाव हो, तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर कम्युनल हारमोनी हो, फ़िरका वाराना हमआहंगी हो, उसके साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप समाज को तोड़ देंगे, बांट देंगे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, और सब के साथ में एक तरह का वातावरण पैदा करेंगे, तो उसके बाद ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री बड़े उससे गर्व से कहते हैं, हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। क्या विश्व गुरु इस बुनियाद बनेगा कि आपके देश के अंदर अनार्की हो, आपके देश के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया हो, आपके देश में मुख्तलिफ समुदाय आपस में गुत्थम गुत्ता हो, और फिर हमारे देश के अंदर जब सूरत ये हो कि एक बड़ी अक्सरियत, एक बड़ी मेजॉरिटी को कि बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। यूनिसेफ की रिपोर्ट आती है हर साल, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया के 1/3 भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं, पाकिस्तान से नीचे, नेपाल से नीचे, बांग्लादेश से नीचे हो गया हमारा देश इस मामले में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार आई थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर। ये सरकार आई थी 2 करोड़ जॉब का ख्वाब दिखाकर। ये सरकार आई थी 15 लाख रुपये आपके खाते में जमा हो जाएंगे, ये ख्वाब दिखाए गए। सर, विपक्ष की कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी आप मानते हैं? विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई, इन सभी मुद्दों पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं ठीक तरीके से, जिस तरह से फाइट होनी चाहिए थी सत्ता और विपक्ष की। कहीं ना कहीं विपक्ष का क्या स्टैंड आपको नज़र आता है? विपक्ष ने भी जनता को मायूस किया है। देखिए विपक्ष, ये जब सरकार गलत फैसले करती है तो कौन आता है मैदान में? पब्लिक का साथ कौन देता है? विपक्ष देता है। विपक्ष को एक गलत धारणा पैदा हुई है कि अगर हम माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े होते हैं तो हम पर मुँह भराई का इल्ज़ाम लगता है, अपीज़मेंट का इल्ज़ाम लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी से हमारी 5 मुलाकातें हुई। मैंने उनसे ये कहा कि आप जो ओबीसीज़ के अलग अलग ग्रुप्स हैं, पार्टियां हैं, उनको साथ लीजिए। जो माइनॉरिटीज़ के लोगों के अलग अलग पार्टियां हैं, उनको साथ लेके एक बड़ा मंच बनाइए। आप देखिए आपकी पार्टी को ये कितना बड़ा। मैंने उनसे कहा मैं आपकी माइनॉरिटीज़ के लोगों से, उनकी जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग कराता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मीटिंग के लिए तैयार हूँ, मगर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, पब्लिक के डोमेन में नहीं आनी चाहिए मीटिंग। तो ये जो डर पैदा हो गया है ना, और ये जो लोगों का ख्याल है कि हार्ड हिंदुत्व के मुकाबले में हमको सॉफ्ट हिंदुत्व अप्लाई करना चाहिए, ये विपक्ष की सबसे बड़ी भूल है। किसी को हिंदुत्व पे वोट देना है तो हार्ड हिंदुत्व पे वोट देगा, वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे क्यों वोट देगा? आज विपक्ष जो है वो बेसिकली कुछ बुनियादी गलतियों, कंसेप्चुअल लेवल पे बहुत बुनियादी गलती कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये रियलाइजेशन हुआ है। अगर आप उदयपुर के इजलास को देखेंगे तो उसमें उनका ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे लिए सॉफ्ट हिंदुत्व कोई अहमियत की चीज़ नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमने माइनॉरिटीज़ के, दलितों के, आदिवासियों के बेसिक इश्यूज़ को इग्नोर किया। तो ये रियलाइजेशन जिस दिन इन पार्टियों को होगा, देखिए बीजेपी के पास में असल वोट कितना है, जो सॉलिड वोट है 30% है, इससे ज़्यादा नहीं है। 30 से कभी 31 हो जाता है, कभी 35 तक हो जाता है। लेकिन बाकी जो वोट है 70%, 65% वोट तो बिखर जाता है ना।
तो जब तक विपक्ष कुछ चीज़ों के लिए कंसेप्चुअल लेवल पे क्लियरिटी नहीं होगी, जब तक विपक्ष एक साथ नहीं आएगा, एक दूसरे से लड़ता रहेगा, तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। मैंने ये बात कही थी अखिलेश यादव जी से, इस इलेक्शन में अगर आप वापस नहीं लौटे तो आप नो वेयर हो जाएंगे। तो विपक्ष को ये भी एहसास नहीं हो रहा है कि हमारी पार्टी ख़त्म हो रही है, पब्लिक रिजेक्ट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जब तक कि वो, देखिए बेसिक इश्यूज़ है पब्लिक के, महंगाई इशू है, बेरोज़गारी इशू है, कम्युनल हेट्रेड इशू है, ये मंदिर मस्जिद के इश्यूज़ हैं जो फिर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन इश्यूज़ पर उनको स्टैंड लेना चाहिए विपक्ष को। जब तक वो ईडी के रेट्स उन लोगों पर होंगे नहीं जिनके पास गलत दौलत होगी, गलत तरीके। तो विपक्ष को ये बात नहीं कहना चाहिए। आपने मुझे बताइए ना कि सिर्फ ईडी की रेट विपक्ष पर ही क्यों होती है, रूलिंग पार्टी पे क्यों नहीं होती है? सर, क्या तो ईडी के रेट के जरिए तो सभी विपक्ष के लोगों को डराया जा रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष को ये सवाल उठाना चाहिए, ईडी की रेट येदियुरप्पा पे क्यों नहीं होती है? ईडी की रेट अमित शाह पे क्यों नहीं होती है? ईडी की रेट उन लोगों पे क्यों नहीं होती है जो आज बैठे हैं सत्ता में? उनके पास पैसा नहीं है क्या? उनके पास आय से अधिक धन नहीं है क्या? है, मगर आप इसको खड़ा नहीं करते हैं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ईडी की जो रेट डाली जाती है, ईडी को, सीबीआई को सरकार ने अपनी जेब में कर लिया है। जब चाहते हैं कोई आवाज़ उठाता है, नवाब मलिक ने आवाज़ उठाई, ईडी की रेट डाल दी, अंदर कर दिया। आज़म खान ने आवाज़ उठाई, उसको कई छोटे छोटे आप उठाकर देखिए, चोरी के इल्ज़ाम में, भैंस की चोरी के इल्ज़ाम में उठाकर डाल दिया गया। तो ये आपका इशारा कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर तो नहीं? देखिए, मेरा इशारा जो है वो बहुत क्लियर है कि जो विपक्ष है, विपक्ष से लोग ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि सरकार ने जिन मुद्दों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, उलझा दिया है, उसको डोर को वो सुलझाएंगे। विपक्ष को पब्लिक के जो एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक काम करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमने समाजवादी पार्टी से पहले बात की थी, 5 बार अखिलेश यादव से 1-to-1 बात हुई है। लेकिन अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा 2024 के इलेक्शन में ये विपक्ष से ये बात कहेंगे कि ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप साथ नहीं आए और आपने इस इलेक्शन को भी आपस में लड़ झगड़ कर ज़ाय कर दिया, तो फिर आपका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद शायद इलेक्शन हो या ना हो, वल्ला वल्ला, हम नहीं जानते। इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन इस हालत में बाकी रहेगा या नहीं बाकी रहेगा, हम नहीं जानते। तो ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के सामने। अगर वो विपक्ष सामने नहीं आएगा तो फिर विपक्ष ख़त्म हो जाएगा।